partners, thanks for joining us today. एंड आज हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं अराउंड हेल्थ इंश्योरेंस। हमारे साथ मुनीश भी जुड़े हैं। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे। बट ये इस पे वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। माय नेम इज सादिया एंड आई एम वर्किंग हियर एट ग्रोमो। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट। एंड हर हफ्ते हम वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं so that you can understand more about insurance products and कौन से प्लान की डिटेल्स में जाके आप उनको कैसे बेच सकते हैं। सो द आइडिया ऑफ दीज सेशंस मेजरली ये है कि आपको इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड कर पाए हम कि आप अपना इंश्योरेंस बिजनेस जल्द से जल्द तेजी आगे बढ़ा सकें। इसीलिए आज हमारे साथ मुनीश भी जुड़े हैं। मुनीश के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। He's got more than 20 years of experience in the insurance space itself. मुनीश ने बहुत टाइम से 2012 से वो केयर के साथ जुड़े हुए हैं, केयर इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं। And to top it up, he's also been involved in product development and product launches. That means कि इंश्योरेंस की जो नॉलेज मुनीश के पास है, that is amazingly extensive. एंड आज बात करें तो अपने जितने भी, चाहे वो आपके बेसिक लेवल के डाउट्स हो या फिर हायर लेवल के डाउट्स हो, आप उनको एड्रेस करें एंड वी विल हेल्प यू आउट विद देम। So the way we will go about this is, first we'll talk about health insurance in general. Munish will brief you all, and towards the end of the session हम सारे questions लेंगे। सेशन शुरू करने से पहले I request Munish to give a little brief about himself. Munish, please थोड़ा सा audience को बताएंगे हमारे अपने बारे में and your journey a little. Thank you, ma'am. But I think आपने brief more or less तो detailed description ही दे दिया मेरा. So friends, मैं born and brought up in Punjab. Insurance मेरे लिए एक अच्छी opportunity थी अपनी life को grow करने की. So from 2001 मैं इस industry के साथ जुड़ा हूँ और मैं 2012 में मैंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अलविदा कहकर के हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अडॉप्ट किया था। और केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कि हम पहले रेलिगल हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, में मुझे एक सीखने की और ग्रो करने की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि 2012 के बाद मेरे को कहीं और जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि शायद रिटायरमेंट यहीं से हो जाएगा मेरा। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। सो इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनर। तो ट्रेनर होने के साथ साथ फिर मुझे प्रोडक्ट लॉन्चेस का भी मौका मिला, बिकॉज कि किस तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं बिजनेस। और फिर फाइनली अब मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में हूँ। तो दोस्तों, पहला जो सेशन हम बात करेंगे, हमारा अजम्पशन ये था कि हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं। तो ये क्वेश्चन आज से कुछ साल पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमसे हमारे पार्टनर पूछा करते थे कि अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेचना चाहता हूँ तो कोई क्यों खरीदेगा। और ये शायद आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर कोई आदमी जब पैसा इन्वेस्ट करता है या पैसा स्पेयर करता है तो वो पूछना चाहता है कि क्या मैं इस प्रोडक्ट के बिना रह सकता हूँ। तो नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो जब तक इंश्योरेंस रहेगी तब तक इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, कुछ सालों में हमारे जितने भी सक्सेसफुल पार्टनर्स हैं, हमने उनके साथ एक सर्वे कंडक्ट किया और हमने उनसे पूछा कि जब आप किसी को सेल करते हैं तो ऐसी क्या पिच होती है जिसके बेसिस पे लोग आपसे इंश्योरेंस खरीदना, बल्कि पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पसंद करते हैं। तो उन्होंने जो हमें मोस्ट कॉमन और मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें दिया, ये हम सब इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आए और ये हम सबके साथ शेयर करते हैं, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। और इनमें से कोई भी आप पिच यूज करके अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए आप, मैं या हमारे कस्टमर्स जब घर से बाहर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे सबके परिवार के कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस या नीड्स होती हैं, या हम उसके लिए काम करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने परिवार को एक बड़ा घर दें, बड़ी गाड़ी दें, बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन का प्रबंध कर सके, बहुत आलीशान और शानदार बच्चों की मैरिज कर सकें। और जब ये सब जिम्मेदारियां निपट जाएं तो हम लोग एक
वरी फ्री रिटायरमेंट भी जीना चाहेंगे। और इसके अलावा हर एक की जिंदगी में छोटे छोटे माइलस्टोन्स हो सकते हैं, वो सबके रहते हैं। तो ये कुछ माइलस्टोन हैं जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, ताकि हम लोग आगे जा कर के और अग्रेसिवली मेहनत कर सके और लाइफ में ग्रो कर सके। लेकिन जानते हैं, लाइफ, अगर हम इस शब्द को देखें, इसके अंदर मिडल के दो शब्दों को अगर मैं जोड़ूं तो वो इफ बनता है। तो लाइफ इटसेल्फ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर इफ है। तो हम ये कहते हैं कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इफ्स हैं जिनमें इतनी ताकत है कि अगर वो घटना घट जाए तो आपकी जिंदगी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अस्त व्यस्त हो सकती है। सो सबसे पहली यहाँ मेन रीजन जिसको हम कहते हैं कि इलनेस इज अनअवॉइडेबल इन फ्यूचर। देखिए, भविष्य में बीमारी को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे, तो उसका एक मेन कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारा लाइफस्टाइल। अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कुछ को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होंगे, हम में से कुछ की अपॉइंटमेंट्स होंगी, हम में से कुछ लोग शायद अभी बहुत जल्दी भाग करके किसी अपॉइंटमेंट से आए होंगे। फास्ट लाइफ है हम सबकी, फास्ट लाइफ है। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेस भी है, हमें कुछ टारगेट्स पूरे करने हैं, अपने कुछ गोल्स पूरे करने हैं, उसका स्ट्रेस है हमारे पास। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो अनहेल्दी फूड हैबिट्स हमारे अंदर इनकलकेट हो जाती हैं। अनहेल्दी फूड हैबिट्स का मतलब ये होता है समय पर ना खाना, मे बी बाजार का बहुत खाना खाना, जंक फूड खाना, और भी बहुत सारी ऐसी आदतें जो कि शायद हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, हम वैसी फूड हैबिट्स इनकलकेट कर लेते हैं। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिजी रहते हैं, तो एक्सरसाइज, व्यायाम करने का समय हमें मिलता नहीं है। कुछ लोग निकाल पाते हैं लेकिन शायद वो इतना नहीं होता जितना कि एक इंसान को निकालना चाहिए। तो तीन ऐसे चीजें हमारी जिंदगी में आ चुकी हैं जिसकी वजह से भविष्य में बीमार पड़ना एक आज की डेट में कंपलसरी हो गया है। और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसका इलाज भी कराना पड़ेगा, तो ये खर्चा होगा, मेडिकल एक्सपेंस। अब एक सवाल हम हमेशा कस्टमर से पूछ सकते हैं कि अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो आप पैसा कहाँ से स्पेंड करेंगे? आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आपने जो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए या वो घर के लिए रखा है, आप उसमें से इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप आज एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए और उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर दें। तो ये एक सवाल है जिसका आंसर हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर करेगा। तो मान के चलते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिसके कारण लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। सबसे पहला कारण है लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ जो हमारे आस-पास ग्रो कर रहे हैं। कॉमन एग्जांपल जो आज की डेट में मैं शेयर कर सकता हूँ कि कोरोना वायरस 2 साल पहले हमारी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट नहीं करता था। उसके पहले ज़ीका वायरस हमने शायद कभी नहीं सुना था। इससे पहले हमने इबोला वायरस शायद कभी नहीं सुना था। ये सब बीमारियाँ पिछले कुछ 10 सालों में डायग्नोज़ हुई हैं। और आप सब जानते हैं कि ये सब बीमारियाँ जब डायग्नोज़ हुई थी, तो इनके इलाज पर कितना पैसा खर्च होने की संभावना जताई गई थी। तो हमारे आसपास आज की डेट में नई बिल्डिंग्स, नई रोड्स, नए हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, तो उसके साथ-साथ नई बीमारियाँ भी आ रही हैं। तो ये एक कारण है जिसके कारण आज की डेट में लोग मानते हैं कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया के बारे में। और मैं एक बहुत छोटे सिटी को बिलॉन्ग करता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ता था और मैं जब वहाँ रहता था, तो मेरे आस-पास कोई भी हार्ट या कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन आज जब मैं अपनी सिटी में जाता हूँ, तो वहाँ पे हार्ट और कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि आने वाले 10 या 15 सालों में एवरी थर्ड पर्सन की संभावना है कि वो कैंसर से सफ़र कर सकता है। इसी तरह 60 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते 4 में से 1 इंडियन हार्ट डिज़ीज़ से ग्रस्त हो सकता है। और इसी तरह 70 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते 20 में से 1 हिंदुस्तानी को स्ट्रोक का सामना कर सकता है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारे अब इंडिया में बड़े क्लियरली लोग इसको मानते हैं। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हॉस्पिटल्स अब आप छोटे-छोटे शहरों में भी देख रहे हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, तो ये इस सर्वे को जस्टिफाई करते हैं कि उनको वहाँ मार्केट दिख रही है, इसी वजह से लोग जो हैं हॉस्पिटल्स वहाँ पे ओपन कर रहे हैं। दूसरा या तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। हमारा खाना, हमारे बच्चों की पढ़ाई शायद 7, 8 या 10% के हिसाब से हर साल महँगी होती है। लेकिन इंडिया में हमारा इलाज 14% के हिसाब से हर साल महँगा होता है। 14% का मतलब ये है साहब कि हर 5 वर्षों में
मेरा इलाज डबल हो जाता है। जी, कहने को, सुनने को ये एक छोटी चीज़ लगती है, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल आगे शेयर करना चाहूँगा और ये एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ देखिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ स्टंट। ये एक छोटा-सा एक डिवाइस होता है जो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है अगर किसी के हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। आज एक स्टंट डालने की पैन इंडिया एवरेज कॉस्ट 3.5 लाख रुपए के करीब आती है। लेकिन अगर यही ऑपरेशन किसी को 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद और 20 वर्ष बाद कराना पड़े, तो आप देखिए कितना पैसा आपको अपनी सेविंग में से स्पेंड करना पड़ेगा। मैं इस बात से हमेशा लोगों को अवगत कराता हूँ कि 3.5 लाख रुपए का अमाउंट आज हम जितने भी लोग इस सेशन में हैं, शायद हम लोग आसानी से एकत्रित भी कर सकते हैं और शायद अपनी सेविंग से दे भी पाएँगे। लेकिन जब मैं यही पैसा आज से 10 साल बाद या आज से 20 साल बाद देखता हूँ, तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि शायद ये ऐसा अमाउंट है जो मेरी सेविंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है या शायद मेरी एंटायर सेविंग भी हो सकती है। तो भविष्य में अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसे कॉमन इलाज मेरे लिए अनअफोर्डेबल हो जाएँ। सो ये भी एक कारण है जिसके कारण लोग आज खरीदते हैं और कोरोना ने तो बल्कि हमारी ज़िंदगी में इसको बिल्कुल पुख्ता कर दिया है कि हर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और बीमार पड़ने पर आपका इलाज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिकॉज़ हम सब ने देखा है कि एक परिवार में जब मल्टीपल लोग हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, तो उस फैमिली के लिए 20-20, 22-22, 25-25 लाख के क्लेम भी आए हैं। तो हम सब जानते हैं कि इतना अमाउंट हर व्यक्ति के लिए अपनी सेविंग से निकाल पाना आसान बात नहीं है। सबसे छोटा कारण बट बहुत इम्पोर्टेंट कारण कि जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है बिकॉज़ आपके रूम का खर्चा, आपके नर्सिंग चार्जेज़, आपके ऑपरेशन कॉस्ट, आपके डायग्नोस्टिक के खर्चे, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी पॉलिसी इन सब खर्चों का आपके लिए ध्यान रखती है और आप अपने इलाज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ना कि खर्चों के ऊपर। अब एक एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कहा था कि फ्यूचर में आपकी सेविंग्स जो हैं, वो शायद सफिशिएंट नहीं होंगी आपके फ्यूचर में होने वाले हॉस्पिटलाइज़ एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो उसका एक हमने एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर किया है। एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर करते वक़्त मैं आपसे आपको सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है प्रिपेयर करने का और वो ये है कि अगर आप अपने लिए कुछ सेविंग कर रहे हैं, तो उस सेविंग में से कुछ पैसा निकाल कर आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप नहीं खरीदेंगे, तो शायद आपकी सेविंग्स आपकी हेल्प ना कर पाए। तो एक एग्ज़ाम्पल है लेट मी शेयर दिस एग्ज़ाम्पल विद यू। तो मान के चलते हैं मेरी एज 41 इयर्स है। मैं आज 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी खरीदना चाहता हूँ और वो मैं खरीदना चाहता हूँ फॉर माय वाइफ, माय 2 किड्स एंड फॉर माय सेल्फ। तो हम 4 लोग हैं। एक एवरेज प्रीमियम अगर आप निकाल के चलिए तो 30,000 रुपए के करीब में आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मार्केट में मिल जाएगा। इससे सस्ता भी मिल सकता है बट एक हाइपोथेटिकल केस 30,000 का लेते हैं। तो कोई व्यक्ति हमसे बोल सकता है कि मैं इंश्योरेंस नहीं खरीदूँगा, मैं केवल पैसा रिकरिंग डिपॉज़िट में डालूँगा और शायद कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं रिकरिंग में भी नहीं डालूँगा, मैं म्यूचुअल फंड में डालूँगा बिकॉज़ वहाँ पे मिलने वाले रिटर्न आर मच बेटर। तो मान के चलते हैं कि कोई हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा लेकिन पैसा यहाँ रिकरिंग में डाला या म्यूचुअल फंड में डाला। तो आइए देखते हैं कि 10 साल बाद क्या सिनेरियो बनता है। 10 साल बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू तकरीबन 25 लाख रुपए के करीब हो जाती है। आपका रिकरिंग डिपॉज़िट 7.5% के रिटर्न के ऊपर 3 लाख से बढ़कर 4,15,000 रुपया हो जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड 12% के हिसाब से जब ग्रो करेगा तो ये 5,26,000 रुपया हो जाएगा। तो ये वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की आफ्टर 10 इयर्स। अब एक सिनेरियो लेते हैं साहब 10 साल बाद हमारे इस कस्टमर को एक किसी भी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन का ज़रूरत पड़ता है। हम सब लोग मान के चलते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, हम एक ऐसे रूम में रहना पसंद करेंगे जिसमें कोई सेकंड पेशेंट ना हो। आज पैन इंडिया 5,000 से कम में वो रूम नहीं मिलता है, एवरेज की बात करते हैं। तो मान के चलते हैं, आज अगर वो 5,000 का रूम है, तो आज से 10 साल बाद वही रूम उसी हॉस्पिटल में मुझे 20,000 रुपए का मिलेगा क्योंकि 14% के हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन है, तो मेरे रूम की कॉस्ट भी बढ़ेगी। अ, सो अगर मैं देखता हूँ 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ होता हूँ, तो सिर्फ रूम रेंट का खर्चा ही मेरा 2 लाख रुपए का हो जाएगा। हमारी कंपनी का एक 27 लाख क्लेम सेटल करने के बाद एक एक्सपीरियंस है, जो ये कहता है कि किसी भी बिल का 25% हिस्सा रूम रेंट का होता है,
बाकी 75% जो है वो आपके ऑपरेशन कॉस्ट, आपके नर्सिंग कॉस्ट, आपका बाकी सब जो बिल्स आपके बनते हैं हॉस्पिटल के, वो 75% होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका टोटल बिल बनेगा 8 लाख रुपए का। तो अगर कोई सिचुएशन हो कि हमारे कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उन्होंने अपना सारा पैसा केवल म्यूचुअल फंड में लगाया है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सारे म्यूचुअल फंड रिडीम करने के बाद 5,26,000 रुपए मिलेंगे। बाकी का पैसा उनको लोन लेना पड़ेगा या अपने किसी रिलेटिव से मांगना पड़ेगा। इसका अरेंजमेंट उनको करना पड़ेगा, जो शायद फैमिली के लिए इमीडिएटली पॉसिबल ना हो पाए। अगर हमारे किसी कस्टमर ने म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगा के रेकरिंग डिपॉजिट में लगाया है, तो उनको जो पैसा मिलेगा अपने रेकरिंग डिपॉजिट को तुड़वाने पर, वो मिलेगा 4,15,000 रुपया। तो यानी कि बाकी का पैसा उनको लोन लेना पड़ेगा या कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती, तो उनकी वैल्यू थी 25 लाख की, 8 लाख रुपए का बिल पे करने में उनको ज़रा भी झिझक नहीं होती और वो आराम से अपना इलाज कराते। और शायद उन्होंने जो रेकरिंग डिपॉज़िट या म्यूचुअल फंड करवा रखे थे अपने परिवार की किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनको वो भी तुड़वाने नहीं पड़ते और उनका वो पैसा बचा रहता। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये दिखता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के ड्रीम्स, हमारे फाइनेंशियल गोल्स इंटैक्ट रहें, तो बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हम अपने इस पोर्टफोलियो को हमेशा रिस्क पे रखेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अपना सेविंग्स को अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए खर्च नहीं करना है, उनको मुझे अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए स्पेंड करना है। तो अपनी सेविंग का कुछ परसेंटेज आप निकालिए और उसका हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए। इस एग्ज़ाम्पल से सिर्फ हम यही दर्शाना चाहते हैं। जी। तो 1 मिनट का समय और लूँगा ताकि मैं एक दूसरी प्रेज़ेंटेशन खोलूँ। अ, पार्टनर, जब तक मुनीश अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट आप लोग अपने जितने भी सवाल आपको आ रहे हैं, आप चाहे तो प्रेजेंटेशन के दौरान या फिर टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन आप चैट में डाल सकते हैं उसको। एंड द मोमेंट जब हम सब कुछ डिस्कस कर चुके होंगे, वी विल स्टार्ट पिकिंग अप द क्वेश्चंस। तो आप चाहे तो मीनवाइल भी अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। यस मनीष, आप कंटिन्यू करिए। तो तो बहुत से लोगों ने 50% लोगों ने करीब ये बोला था कि उन्होंने पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेचा है। सो उन सब के बेनिफिट के लिए हम लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेसिक चीज़ें क्या यूज़ होती हैं, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस था, जिन लोगों ने बोला था कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एड चीज़ ज़रूर निकलेगी। कोशिश प्रयास वही रहेगा, बट आप सो बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या रहता है। तो जनरली जब हम लोगों से पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या रहती है, तो लोग कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें बीमार पड़ने से बचाता है। तो देखिए सर, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी सेविंग्स को बचाता है खर्च होने से अगर हम बीमार पड़ते हैं। तो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टूल है, हमारी सेविंग को बचाने का एक जरिया है। दूसरी बात, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह की होती है। एक होती है इंडेमनिटी और एक होती है बेनिफिट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं उदाहरण के तौर पे आपको इंडेमनिटी पॉलिसी का एग्जांपल देता हूँ। इंडेमनिटी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो जो भी आपका हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, कंपनी वो आपको इन बेनिफिट पॉलिसी में अगर जब आप एक बार क्लेम ले लेते हैं, तो फिर ये पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाया जाता है। तो जनरली आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज़ जो कि होती हैं, वो बेनिफिट टाइप आती हैं। तो बेनिफिट पॉलिसी का सबसे कॉमन उदाहरण जो मार्केट में आपको मिलेगा, वो है एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम मिलने के बाद उस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। अब बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आप जितनी बार भी डॉक्टर को दिखाने गए, जितनी बार भी डॉक्टर ने आपके कोई डायग्नोस्टिक्स करवाए और जितनी भी दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको खाने को बताई, वो सब का क्लेम आप कंपनी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? आपको हॉस्पिटलाइज़ होने के बाद ही ये खर्चे के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो इसको हम कहते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब बात करेंगे इन पेशेंट ट्रीटमेंट। तो अब देखिए, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अगर मेरा एडमिशन 24 आवर्स या उससे ज़्यादा का होता है, तो उसको हम कहते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट। और अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, तो कंपनी मेरे रूम रेंट चार्जेस पे करती है।
नर्सिंग चार्जेस पे करती है, आईसीयू चार्जेस पे करती है, डॉक्टर फीस पे करती है, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी, जो भी खर्चे एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट पर होते हैं, वो सब खर्चों को कवर करती है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार हमारे कस्टमर को कहा जाता है कि आपको एडमिट तो किया जाएगा, लेकिन आपको हम सेम डे यानी कि विद इन 24 आवर्स डिस्चार्ज कर देंगे। तो जो भी इलाज 24 घंटे से कम समय में खत्म हो जाता है, उसको हम डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको इसके देना चाहूंगा। मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट, इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है। किडनी स्टोन का रिमूवल इसका सेकंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। जिन पेशेंट्स की किडनी काम नहीं करती है, किडनी डायलिसिस उसका तीसरा सबसे कॉमन एग्जांपल है। और कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है, कुछ केसेस में वो भी विद इन 24 आवर्स हो जाती है। तो ये कुछ जो नो एग्जांपल्स हैं डे केयर ट्रीटमेंट के। अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, मेरा जब इलाज पूरा हो जाएगा तो मैं डिस्चार्ज भी हो जाऊंगा। तो डिस्चार्ज होने के बाद अगर मेरे को डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करना पड़ता है, या कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे, या फिर कुछ मेडिसिन खानी पड़ती हैं, वो भी मैं कंपनी से क्लेम कर सकता हूँ। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये तीनों तरह के एक्सपेंस कवर हो जाते हैं, प्रोवाइडेड व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाए इलाज के लिए। अब बात करते हैं, एक और किस्म का इलाज होता है जिसको हम कहते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। ज्यादातर पॉलिसियों में ओपीडी का कवरेज नहीं रहता है। आजकल कुछ ऑप्शंस आते हैं ओपीडी के, बट वो एडिशनल ऑप्शंस होते हैं। ओपीडी क्या रहता है? ओपीडी का मतलब होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक्स कराएंगे, वैक्सीनेशन लगवाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट होता है और उनको हॉस्पिटल ले जाकर के उनकी बॉडी पे किसी पार्ट पे प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो ओपीडी ट्रीटमेंट है, वो डे केयर ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उसके अंदर ओपीडी ट्रीटमेंट कवर नहीं है, तो आपको ओपीडी का खर्चा नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के तहत ये खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब लिमिट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हेल्थ इंश्योरेंस में हम सबको समझनी चाहिए। हमारी पॉलिसीज जो हम परचेज करते हैं, उसमें कुछ बेनिफिट्स के ऊपर कंपनी लिमिट लगा देती है, और वो लिमिट क्या रहती है? या तो वो परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड होती है, या कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे जैसे समझाना चाहूंगा, कोई कंपनी मुझसे बोल सकती है कि इस पॉलिसी में जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका जो रूम रेंट है वो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई कंपनी मुझे बोल सकती है कि आप जब हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपका जो रूम रेंट है वो 5,000 रुपए या 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट डिफाइंड होती है, जो व्यक्ति को पॉलिसी कराने से पहले बताई जाती है, और ये पॉलिसी टीएनसी में भी मेंशन्ड होती है, और ये चीज पॉलिसी ब्रोशर पे भी मेंशन्ड होती है। ये सबसे पहला चीज है जो कि कस्टमर को देखना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में रूम रेंट की क्या लिमिट्स हैं, या आईसीयू पे क्या लिमिट्स हैं। ये इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये हमें ये बताती है कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और मैंने अगर रूम के चार्जेस जो मेरी पॉलिसी में अप्रूव्ड है उससे ज्यादा पे किए, तो मेरे को पूरे क्लेम का कुछ हिस्सा अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो हेंस कस्टमर को ये समझना और समझाना बहुत जरूरी रहता है। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। कई बार कुछ कंपनियां प्रीमियम कम करने के लिए आपके इलाज के ऊपर भी सब लिमिट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन जो हमने ऑब्जर्व किया है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, आपको बोलेंगी कि आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड तो 5 लाख है, अगर आप एक्सीडेंट के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो आप पूरा 5 लाख क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया तो मान लीजिए आप 50,000 रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं कर पाएंगे। भले ही आपका एक्सपेंस 1 लाख या 2 लाख हो, बट कैटरैक्ट के लिए आपको 50,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ और डिजीज के ऊपर भी लिमिट लगाई जा सकती है। सो जब हम पॉलिसी खरीदें तो हमें ये चेक करना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में रूम रेंट के ऊपर, आईसीयू के ऊपर, या किसी ट्रीटमेंट के ऊपर कोई सब लिमिट है
या नहीं, अगर है तो वो कितनी है। सो एज अ कस्टमर एंड एज अ सेलर मुझे ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सर को पेमेंट की। को पेमेंट एक तरह से एक टूल है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए। को पेमेंट का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर दोनों मिलकर के बिल का पेमेंट करेंगी। तो को पेमेंट जनरली परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आमतौर पर हमने ये देखा है कि कंपनीज ये बोलती हैं कि अगर आपकी एज 61 के ऊपर है तो 20% को पेमेंट लगेगा हर क्लेम के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी एज आज 61 ईयर्स है और मैं हॉस्पिटलाइज होता हूं और मेरा 1 लाख रुपए का बिल आता है तो 20,000 रुपीज एज अ कस्टमर मैं पे करूंगा और 80,000 रुपीज कंपनी पे करेगी। तो मार्केट में विद को पेमेंट पॉलिसीज भी अवेलेबल होती हैं एंड विदाउट को पेमेंट पॉलिसीज भी अवेलेबल होती हैं। दोनों में अंतर क्या होगा? प्रीमियम का अंतर होगा। विद को पेमेंट पॉलिसीज थोड़ी सस्ती होंगी एंड विदाउट को पेमेंट पॉलिसीज थोड़ी सी महंगी होंगी। सो एक टूल यूज करती हैं कंपनीज पॉलिसीज को अफोर्डेबल बनाने के लिए, बट ऑफ कोर्स हमें अपने कस्टमर को ये बताना चाहिए कि आपको कब को पेमेंट लगेगा और उस को पेमेंट की कंडीशंस क्या हैं, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। अब बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में वेटिंग पीरियड्स होते हैं। तो नॉर्मल वेटिंग पीरियड होते हैं इनिशियल वेट पीरियड ऑफ 30 डेज। इसका मतलब ये होता है पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के इलाज के पैसे कंपनी पे नहीं करती है। हाउएवर इन्हीं 30 दिनों में अगर कोई कस्टमर एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो वो अपने इलाज का पैसा कंपनी से ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेट पीरियड। इसी तरह एक सेकंड वेट पीरियड पॉलिसीज में होता है जिसको हम बोलते हैं 2 years वेट पीरियड फॉर नेम्ड एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो भी आप मार्केट में खरीदते हैं उसमें कुछ लिस्ट ऑफ डिजीजेस एंड लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के लिए कस्टमर को पहले 2 साल इलाज का पैसा नहीं मिलता। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। तो कैटरैक्ट, अर्थराइटिस, किडनी स्टोन, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसका के पॉलिसी में 2 साल का वेट पीरियड रहता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग पीरियड जो तीसरा पॉलिसी में रहता है वो रहता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेट पीरियड। ये वेरी करता है 3 years to 4 years, मार्केट में जो ऑप्शन अवेलेबल रहती हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड का मतलब क्या रहता है? अगर आज मैं पॉलिसी खरीद रहा हूँ तो मेरे पैदा होने से लेकर के आज के बीच में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने लिया है, कोई भी मेरी मेडिकल कंडीशन है, मेरे को कंपनी को उसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है। और अगर कंपनी उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानती है तो जो भी ट्रीटमेंट उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा वो मेरी पॉलिसी में 3 साल 4 साल जो भी वेटिंग पीरियड उस प्रोडक्ट में है उसके बाद ही वो कवर होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे कोई कस्टमर हो सकते हैं जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो और वो पॉलिसी खरीदने से पहले इन्फॉर्म करेंगे कि मैं डायबिटिक हूँ। तो अगले 4 साल तक डायबिटीज या डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कवर नहीं होगी पॉलिसी में, या अगले 3 साल जो भी पीईडी वेट पीरियड प्रोडक्ट में है उतने वेट पीरियड तक उस बीमारी के इलाज का पैसा कस्टमर को नहीं मिलेगा। तो 30 डेज, 2 years, 4 years ये वेटिंग पीरियड आपको हर एक प्रोडक्ट में मिलेंगे। ड्यूरेशन 3 या 4 हो सकती है डिपेंडिंग ऑन जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं, लेकिन आपको ये वेट पीरियड जरूर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेकर के नोट करना बड़ा जरूरी है कि कस्टमर को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है हर उस बीमारी के बारे में जिसके बारे में वो जानकारी रखता है हर इंश्योर्ड मेंबर के लिए। नॉन डिस्क्लोजर अगर आप कोई करता है कस्टमर तो क्लेम भी नहीं मिलेगा और एज पर रेगुलेटर नॉर्म्स उनका दिया हुआ प्रीमियम भी उनको वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स। ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वेरी करते हैं। तो कॉमन एक्सक्लूजन्स का मतलब होता है ये चीजें पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होंगी। तो फॉर एग्जांपल आप जो चश्मा लगाते हैं, ये चश्मा लगाने का कॉस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का कॉस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति सुसाइड की अटेम्प्ट करता है और सुसाइड की वजह से उनकी डेथ नहीं होती है लेकिन उनको हॉस्पिटल में इलाज के पैसे शायद नहीं मिलेंगे। कुछ कंपनियां चाइल्ड बर्थ को, प्रेगनेंसी को कवर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो डिपेंडिंग उसको देख सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट,
या कुछ और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो होती हैं उनका खर्चा नहीं मिलता है। सो इस तरह की एक लिस्ट होती है जो कि हर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगी। ये कुछ उदाहरण हैं, ये सब चीज़ें पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होती है, तो ये परमानेंट एक्सक्लूजन इस पॉलिसी में रहते हैं। सो दैट्स ऑल जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। नाउ ओवर टू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक्स मनीष, दैट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। काफी क्लैरिटी से एंड ब्रीफली समझा दिया आपने आज। मीनवाइल मुनीश, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमारे पास आ रखे हैं चैट में। पार्टनर्स, आप लोग जो और सवाल आपको पूछने हैं, जिस चीज के बारे में आपको समझना है, आप उसको चैट में डालते रहें। एंड हम एक बारी क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। तो परीक्षित जी का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि जब वो क्लेम लेने जाते हैं तो कंपनी और हॉस्पिटल्स आजकल कैशलेस ट्रीटमेंट बंद कर, मतलब रिफ्यूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। सो how is that, someone can take care of this, and what is the workaround? अनफॉर्चुनेटली सर, हॉस्पिटल्स जो हैं वो रेगुलेटर से रेगुलेटेड नहीं है, वो उनका कोई रेगुलेटर नहीं है। नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी और उस हॉस्पिटल के रिलेशंस के बीच में। आई एम श्योर कोविड में ये प्रॉब्लम कुछ जगह एक्सपीरियंस की गई है जहाँ पे हॉस्पिटल ने कैशलेस देने से मना कर दिया था, बट दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन योर इंश्योरर एंड द हॉस्पिटल। तो And at the same time, I think IRDAI ने इसके अराउंड कुछ regulations भी पास करे थे that a hospital cannot do this. मैम, रेगुलेटर IRDA इज नॉट रेगुलेटिंग हॉस्पिटल, सो IRDA का हॉस्पिटल से कोई लिंक नहीं है। हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी बॉडी एट दिस मोमेंट एक्सेप्ट फॉर मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन, जो कि उनको एक्रेडिशन देती है टू ऑपरेट एज अ हॉस्पिटल। सो ये एक ऐसा एरिया है जो परीक्षित जी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। ये डिस्कशंस चल रही हैं हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के साथ, इंश्योरेंस कंपनी की, कि जब वो हमारे नेटवर्क पे हैं, उन्होंने एग्री किया है, तो दे शुड नॉट रिफ्यूज। बट I agree with that. Some hospitals have done this. But होता क्या है सर कि वो हॉस्पिटल को जनरली कंपनी बाद में अपने नेटवर्क से निकाल देती है और फिर उसका सब्सटेंशियल बिजनेस लॉस होता है। Right. Thanks for taking that up, Manish. एक सवाल है हमारे पार्टनर का, उन्होंने अपना नाम तो नहीं डाला यहाँ पे, बट हिज क्वेश्चन इज किडनी डिजीज कितने सालों बाद कवर हो जाते हैं? नहीं समझा, कितने डिजीज, तो सर बड़ा मुश्किल है कैप। हाँ, तो देखिए सर, ये बड़ा मुश्किल है कैप पाना। सो सबसे पहले हमें याद रखना है कि 30 डेज किसी भी बीमारी के इलाज के पैसे नहीं मिलेंगे। आपके प्रोडक्ट में एक लिस्ट दी गई है जो 2 साल के बाद कवर होती है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकती है। और तीसरा आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के कारण होने वाली कोई भी बीमारी आपके प्रोडक्ट में पीडी वेट पीरियड के बाद कवर होगी। सो एक लिस्ट आंकना संभव नहीं है। जहीरुद्दीन दीन जी का सवाल है, कोविड ट्रीटमेंट कवर्ड होता है हेल्थ इंश्योरेंस में? बिल्कुल सर, कोविड ट्रीटमेंट आपकी हर इंडेमनिटी पॉलिसी में कवर्ड होता है। ओके, Manish, can you थोड़ा सा explain also about no claim bonus over here? तो देखिए, जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो कुछ लोग क्लेम करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग क्लेम नहीं करते हैं। तो जो लोग क्लेम करते हैं, ऑफ कोर्स उनको क्लेम मिल जाता है, तो वो हमारी सर्विसेज को अवेल कर लेते हैं। जिन लोगों को कोई हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं आता है, तो उन लोगों को कंपनी रिवॉर्ड करती है। वो रिवॉर्ड को हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस, यानी कि पिछले 1 साल में आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो उसके बदले में कंपनी आपको एक बोनस देती है। बोनस की वजह से आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता है हर साल। बहुत साल पहले एक ऑप्शन हुआ करता था कि आपका प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता था, वो अब सब इंश्योरेंस कंपनी ने देना बंद कर दिया है, बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो किसी को 200 रुपए या 500 रुपए का डिस्काउंट देने की बजाय कंपनी को लगता है उसके बदले में सम इंश्योर्ड बढ़ाया जाए, तो वो आगे चल के कस्टमर के बहुत काम आएगा। तो अब हर कंपनी में आपको नो क्लेम बोनस की वजह से सम इंश्योर्ड बढ़ता हुआ मिलेगा। राइट। जब कभी भी वो हॉस्पिटलाइज होंगे, तो वो उस लिंक पर जाकर के नियरेस्ट हॉस्पिटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज वन। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कैशलेस को इनकरेज कीजिए ताकि कस्टमर को अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े। हाउएवर, कई बार कुछ इमरजेंसी रहती है और आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जो कि
कैशलेस नेटवर्क पे नहीं रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप और मैं, हम इसी के लिए हैं कि कस्टमर को ऐसी सूरत में हम हेल्प कर सकें। मैंने अगर ये पॉलिसी अपने किसी कस्टमर को बेची है और वो नॉन कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल पे हैं, तो मुझे उनको गाइड करना पड़ेगा, मुझे उनको प्रपोज़ल फॉर्म क्लेम फॉर्म भरना भरना पड़ेगा उनके लिए, और उनके सारे बिल्स उनको बताने पड़ेंगे कि ये बिल आप इकट्ठे कीजिए और इस एड्रेस पे भेज दीजिए। आजकल ये भी कंपनी ने थोड़ा आसान कर दिया, आपको फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में या मैं अपनी कंपनी की बात कर सकता हूँ, हमारी कंपनी ने ऑनलाइन क्लेम फिलिंग ऑप्शन दे दिया है। तो मैं एज़ अ कस्टमर जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आऊँ, तो अपने सारे बिल्स की एक-एक फ़ोटोकॉपी करवा लूँ या उन सब की एक फ़ोटो खींच लूँ और उसको डायरेक्ट मोबाइल ऐप पे अपलोड करता चला जाऊँगा, मेरा क्लेम फाइल हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने 20 डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींची, वो 20 डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किए और उन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया और कंपनी के एड्रेस पे मेल कर दिया, कोरियर कर दिया, तो कंपनी उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मैच करेगी और मेरा क्लेम की इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी जाएगी। और मज़े की बात ये उसी मोबाइल पे आप अपने क्लेम को भी ट्रैक कर सकते हैं। राइट। एक और सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर किसी को पहले से जॉइंट रिलेटेड सर्जरी हो रखी है उनकी, सो विल दे गेट कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस? बहुत बढ़िया सवाल है सर। तो हर एक कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट। आप जब हमारे को डिक्लेयर करते हैं कि मेरी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपका हेल्थ चेकअप कराते हैं और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपको वो इंश्योरेंस देते हैं तो क्या वो प्रीमियम बढ़ा के, जिसको कि हम लोडिंग ऑप्शन कहते हैं, उसके साथ देंगे, या वो आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएँगे और उसको हम कहते हैं डिक्लाइन पॉलिसी। तो ये अंडरराइटिंग डिसीजन होता है जो आपकी एज मेडिकल रिकॉर्ड के बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अंडरराइटर इसका डिसीजन लेगा। राइट। अगला सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। मुझे सवाल है कि एक्चुअली हफीज जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाई इज केयर इंश्योरेंस एक्सपेंसिव? मैं इसका एक जनरल आंसर देना चाहूँगा। देखिए, एक्सपेंसिव एक रिलेटिव टर्म है। हमें ये देखना रहता है कि उसके बदले में पैसे जो मैं दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे बेनिफिट क्या मिल रहे हैं। सो बेनिफिट और प्रीमियम को कंपेयर करके हमें चेक करना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या रीजनेबली प्राइस्ड है कि रीजनेबली हाई प्राइस्ड है। मार्केट में आपको डिफरेंट प्लान्स मिलेंगे जिसके डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे, और क्योंकि बेनिफिट डिफरेंट है तो प्राइसिंग डिफरेंट होगी। तो हमें जनरली एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसका प्राइस कम है उसमें मिलने वाले बेनिफिट्स जनरली कम होंगे। बट ये कस्टमर को देखना है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और बट उनको ये समझना चाहिए कि अगर मैं पैसे कम दे रहा हूँ तो मेरे को कहीं न कहीं पे कुछ बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि सब लिमिट्स हैं, को-पेमेंट्स हैं, तो कहीं न कहीं पे कंपनी ने कोई ना कोई लिमिट्स लगाई होंगी जिसकी वजह से वो प्राइस को कम कर पा रहे हैं। जनरल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ सेम। राइट। स्पर्श जी पूछ रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी कंपनी की तरफ से, सो शुड ही आल्सो मेंटेन अ सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस? स्पर्श जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं। तो स्पर्श जी, 2 चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि सर हम और आप ज़िंदगी में रिटायर ज़रूर होंगे। रिटायर होने के बाद मुझे कंपनी की पॉलिसी तो काम नहीं आएगी, बिकॉज़ वो मेरी पॉलिसी मेरी कंपनी के साथ ही रिटायर हो जाएगी। तो मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। दूसरी बात, 61 एंड अबव, आपको सुन के हैरानी होगी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में आपको अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। जो प्रोडक्ट आपको 61 अबव मिलते हैं, उसमें बहुत सारी सब लिमिट्स, बहुत सारी कैपिंग्स आपको लगकर आती हैं, और 61 की एज पे आपको उम्र के साथ कुछ बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे केसेस में रिजेक्शन भी होता है, यानी कि आपको इंश्योरेंस भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कंपनी के इंश्योरेंस के साथ-साथ अपने लिए एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर खरीदें। आपके लिए इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बेस रखिए अपनी कंपनी की पॉलिसी को और एक टॉप अप पॉलिसी खरीद लीजिए, या आप बेसिकली एक बेस ही टॉप अप पॉलिसी बेस पॉलिसी खरीद लीजिए। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, बट आपके पास एक कवरेज ज़रूर होना चाहिए। आज एज़ एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री 30% लोगों को 61 एंड अबव की एज के ऊपर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता बिकॉज़ ऑफ मेडिकल कंडीशंस। सो हमें उस चीज़ को अवॉइड करके चलना है, हमें इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। राइट। ज़हीरुद्दीन जी पूछ रहे हैं कि होम ट्रीटमेंट केस ऑफ कोविड कैसे कवर होगा?
सर होम ट्रीटमेंट कवर सिर्फ होता है जो प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स में एक कंडीशन दी जाती है डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले डॉक्टर मुझे लिख कर दे कि आपको घर पे ट्रीटमेंट करना है। दूसरा, आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मेरे आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में मुझे कमरा नहीं मिला। तीसरा, आपको देना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कांस्टेंट इलाज है, तो तब आपको कवर मिलेगा। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग थे कोविड में जिनको हॉस्पिटलाइजेशन ना करने की सलाह दे दी गई थी, उनको बोला गया था कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। वैसे लोगों को होम ट्रीटमेंट का इलाज खर्चा नहीं मिलता है। डोमिसलरी में सिर्फ उन्हीं लोगों को सुविधा मिलेगी या मिलती है जिन लोगों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंडेड होती है, बट बिकॉज वो हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिलता है, इस वजह से वो लोग घर पे ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये प्रूफ उनको लेकर आना पड़ता है, यानी कि आपके 4-5 हॉस्पिटल से आपको एक लेटर लेके आना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से आपने डॉक्टर की एडवाइस पे घर पे इलाज किया। बाकी डोमिसलरी में कितना पैसा मिलेगा, क्या लिमिट होगी, वो कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकती Right. So let's wind this up, Manish. Thank you so much for joining and for such an amazing and detailed session on health insurance. इसी तरह से वापस से हम और भी सेशंस करते रहेंगे एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेंगे. Thank you so much for joining us. इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए. Before winding up, I'll request you to to address our people once more, and then we'll end the session. So thank you everybody for your time and feedback. As Care Health Insurance, we believe पार्टनर से जो फीडबैक आता है दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। वी वैल्यू योर फीडबैक। और दूसरा सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के गैम्बिट में लेकर आइए, ये उनके लिए ही फायदेमंद है। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप योरसेल्फ सेफ, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Manish. Thank you, partners, for joining. Till then, श्योर, bye, बाय, everyone. बी सेफ।